हेलो जी गाइस, तो स्वागत है आप सभी का नाइट क्लासेस चैनल में। आज हम जो फिजिक्स है क्लास 10th बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसमें जितने भी नोट्स है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको जितने भी मतलब है टॉपिक इम्पोर्टेंट सबको कवर कराए जाएंगे। तो यदि चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर वगैरह भी कर दीजिएगा। तो देखिए, पहले मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण जो है ये चैप्टर है, इसमें जो पहला जो टॉपिक आएगा ना वो मानव नेत्र से आएगा। तो मानव नेत्र का बेसिकली हम लोग इसका हम लोग डिफिनेशन दे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा कि मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है, आंख के गोले जिसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। देखिए बेसिकली आप लोग यहाँ तक लिख यहाँ पे जो नेत्र गोलक कहते हैं ना यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा ना तो इसलिए आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। नेत्र मानव नेत्र का अगर यदि डिफिनेशन पूछ लीजिए तो बस नेत्र गोलक लिखा है, नेत्र गोलक कहते हैं। यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा ना तो हो जाएगा, इसलिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यदि अगर ज़्यादा मतलब नंबर ना आपको मतलब कटे ये चाहते हैं तो आप लोग मानव नेत्र का डिफिनेशन लिखे, साथ में आप लोग ये मानव नेत्र का जो फिगर है एक ये वाला आप लोग बना दीजिएगा ना तो इंशाल्लाह कोई भी मतलब नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि अब सेकंड जो टॉपिक है देखिए इस मानव नेत्र में बहुत बड़ी-बड़ी बातें लिखी गई है, बट आप लोगों को बस आप लोग तो सब पढ़े ही है, बट आप लोग बस यहाँ तक जिसे नेत्र गोलक कहते हैं यहाँ तक आप लोग बस लिख लीजिएगा ना तो हो जाएगा ये। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं देखने की क्रिया, यानी देखने की क्रिया होती कैसे। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है यानी कि किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो पहले प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वे कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन यानी कि हमारे आंख में जो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस है उससे अपवर्तन के बाद दृष्टि पटल पर पड़ती है। देखिए दृष्टि पटल पे पड़ेगी और वहाँ वस्तु का उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए वहाँ पे जो हमारा आँख का जो दृष्टि पटल है वहाँ पे वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे लिखा है कि दृष्टि पटल में 2 घटक होते हैं। देखिए एक होता है रॉड और दूसरा होता है कोण। जैसे रॉड हो जाएगा प्रतिबिंब को सीधा और बड़ा कर देता है तथा कोण जो होता है ना वो वस्तु का रंग बताता है। यानी कि जो हमारा जो रेटिना होता है वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है ना वो उल्टा बनता है, छोटा बनता है। लेकिन वहीं पे रेटिना में 2 प्रकार के पाए जाते हैं घटक। देखिए दृष्टि पटल को ना हम रेटिना भी कहते हैं। तो देखिए उसमें रेटिना या फिर दृष्टि पटल में 2 घटक होते हैं, एक होता है रॉड और दूसरा होता है कोन। तो देखिए रॉड क्या करता है ना प्रतिबिंब को सीधा और बड़ा बना देता है, क्योंकि हमारे रेटिना में जो हमारा आँख जो है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब जो होता है ना उल्टा और छोटा बनता है। तो इसीलिए जो होता है ना ये क्या कहते हैं रॉड जो होता है ना जो हमारे रेटिना में पाया जाता है उसे सीधा कर देता है, प्रतिबिंब को सीधा और बड़ा कर देता है। और साथ में जो कोण पाया जाता है वो क्या करता है वस्तु का रंग को बदल देता है जी, सॉरी वस्तु के रंग को बताता है। तो चलिए जी अब उसके बाद यहाँ पे नेत्र का एक बहुत बढ़िया सा फिगर है। यदि आप लोग नेत्र यदि पूछ दे कि मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं तो आप लोग बेसिकली आप लोग एज अ मानव नेत्र का डेफिनेशन ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये जो फिगर बना दीजिएगा ना तो ईज़िली आप लोगों को नंबर मिल जाएगा बढ़िया सा। तो चलिए अब अगला हमारा करेक्ट समंजन क्षमता, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए इसका लिखा गया है इसका डेफिनेशन कि वस्तु दूर रहे या निकट हमें उसे साफ-साफ देखते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर करता है। यह परिवर्तन पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आँख के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं जिसकी एक सीमा होती है। सामान्य आँख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है। तो देखें जी, ये जो सामान्य आँख होता है ना तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मानव नेत्र की सामान्य न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है। तो देखिए जो न्यूनतम दूरी होती है देखने की ना वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी होता है ना वो अनंत होता है। तो आप लोग ये ध्यान में दीजिएगा और थोड़ा-सा ध्यान से इस पे क्लिक कीजिए, एज़ अ क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग अच्छे से उस पे टिक मारिएगा। चलिए, अब यहाँ पे दृष्टि दोष तथा उनके सुधार। देखिए दृष्टि दोष जो होते हैं ना बहुत से प्रकार के होते हैं, तो चलिए उनके बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले दृष्टि दोष को देखते हैं। देखिए कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनाने की क्षमता खो देता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। हाँ जी, देखिए क्या होता है ना कि कई कारणों से नेत्र जो हमारा ना बहुत दूर स्थित या फिर निकट स्थित वस्तुओं को ना स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बनाने की क्षमता जो होती है ना वो खो देता है। ऐसी कमी को ही ना हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो बेसिकली ये जो दृष्टि दोष है ना इसका डिफिनेशन बहुत ईजी है, तो आप लोग बस यहाँ पे जो दृष्टि दोष कहलाती है यहाँ तक इजीली लिखिएगा, इजीली आपको नंबर मिल जाएगा। और एग्जाम्पल में 2-3 दृष्टि दोष का नाम बता दीजिएगा तो इजीली आप लोग नंबर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख रहा है कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखिए
देखिए, मानव नेत्र में दृष्टि दोष तो 3 प्रकार के नहीं होते, और भी होते हैं, बट इसमें 3 ही दिया है, 3 को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, सेकंड कह रहा है दूरदृष्टि, थर्ड है जरा दृष्टि दोष। तो देखिए, पहले हम निकट दृष्टि दोष को देखते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या कह रहा है, जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। बेसिकली इसका इस डिफिनेशन को आप छोड़िए, हम जैसा बता रहे हैं वैसे देखिए। देखिए, निकट दृष्टि दोष में ऐसा होता है कि मानव नेत्र निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है, परंतु दूर की वस्तुओं से आसानी से देख नहीं पाता, उसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए, इसमें बेसिकली बहुत इसमें उल्टा टॉपिक, देखिए निकट दृष्टि दोष यानी आप लोग समझ रहे होंगे कि निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तुओं को देखने में हमको क्या परेशानी होती है, बट इसका उल्टा होगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं आसानी से दिखेंगी, बट दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो बेसिकली इसमें उल्टा ही चलता है। तो देखिए, इसमें अब आएगा कि दोष के कारण क्या है। तो देखिए, दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है कि नेत्र गोलक का नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली ये जो है ना, ये टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा तो इजीली आपको मार्क्स अचीव हो जाएगा जी। सेकंड कारण जो है वो कह रहे हैं कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। हाँ जी, देखिए, जो नेत्र लेंस होता है ना वो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा ना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाता है जी, फोकस दूरी कम हो जाती है जी। चलिए, अगला हमारा कह रहा है उपचार इसको कैसे किया जाए। देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाएगा ना, तो ईजिली जो है ना निकट दृष्टि दोष का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा जी। तो चलें, अब अगला हमारा देखिए, अगर कभी आप लोग को 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछते हैं। चलिए जी, देखिए, फिजिक्स में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है ना वो 6 मार्क्स का होता है। तो यदि देखिए आप लोग को ऐसे ही पूछ सकता है कि हाँ, क्या यहाँ पे लिखा है? हाँ, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं तथा सभी दृष्टि दोष को अ, एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि उसके बारे में बताइए और उनके सुधार को भी बताइए, मतलब उनको कैसे एज़ अ क ठीक किया जा सकता है उसको भी बताइए। तो ये 6 नंबर में ईज़िली पूछ सकते हैं और आप लोग ईज़िली इससे मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और चलिए, सेकंड हम पढ़ते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है? यानी कि देखिए, इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होगा कि इसमें जो होगी ना दूर की वस्तु एकदम क्लीन दिखाई देंगी, बट जो निकट की वस्तु होगी ना वो बिल्कुल मतलब दिखाई ही नहीं देगी। देखिए, पहले इसका डेफिनिशन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट जैसी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें दोष के कारण क्या होंगे कि देखिए, जो इसके दोष हैं, बहुत से इसके दोष हैं, सॉरी, मतलब दोष के कारण क्या है, दूरदृष्टि दोष के बहुत से कारण। देखिए, फर्स्ट में क्या क्या कह रहा है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और दृष्टि पटल के बीच की दूरी का कम हो जाना। बेसिकली यही कारण जो होता है ना जिससे हमें दूरदृष्टि दोष का प्रॉब्लम होता है जी। और सेकंड कह रहा है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना है, जिससे उसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। देखिए, जो निकट दृष्टि दोष होता है ना उसमें जो दूरी होती है ना, फोकस दूरी, वो कम हो जाता है। लेकिन यही जो है ना दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है ना, फोकस दूरी का बढ़ जाता है जी। चलिए, ये हो गया। अब इसका उपचार कैसे किया जाए। देखिए, इसका उपचार करने के लिए दूर दृष्टि दोष के मतलब उपचार करने के लिए बेसिकली हम लोग उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग करेंगे तो इसलिए ठीक हो जाएगा जी। चलिए, ये हो गया। अब कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, इसको हम जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है कि ये उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था से में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है और पश्चामी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे वह व्यक्ति निकट दूर स्थित वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख पाता है। देखिए, इसका उपचार क्या किया जा सकता है? देखिए, इस उपचार के इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जा सकता है। चलिए, बाइफोकल को ड्यूफोक्सी लेंस भी हम कहते हैं जी। चलिए, उसके चश्मे उस चश्मे का यूज़ सॉरी उस लेंस वाले चश्मे का यूज़ किया जाएगा ना, तो ईज़िली जो ज़रा दूरदर्शिता वाली जो प्रॉब्लम है ना, इंशाल्लाह वो सब दूर हो जाती है। चलिए, अब यहाँ पे मोतियाबिंद वाली भी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आँख से रिलेटेड ही दिक्कतें होती हैं। तो देखिए, उसको भी देखते हैं क्या इसमें है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ-साथ नेत्र लेंस पर प्रोटीन की एक परत जम जाती है, जिससे लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इसके उपचार के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है। देखिए, आप लोग के घर में बूढ़े दादा-दादी होंगे या फिर एज़ अ हाँ, वही दादा-दादी होंगे जो मतलब थोड़े-से एज उनका हो गया होगा, 50 प्लस हो गए होंगे। तो उनका क्या होगा ना कि देखिए, उनके आँख पे जो होता है ना एक प्रोटीन की परत जम जाती है, जिससे ना लेंस जो होता है ना अपारदर्शी हो जाता है। तो इसी को दूर करने के लिए ना हम लोग ऑपरेशन करवाया जाता है उन लोगों का। तो सबका होता है, मेरे भी दादा-दादी का हुआ है ऑपरेशन। हाँ, तो वो करवा लिया जाता है ना, तो सब क्लीन उसके बाद दिखता है जी। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद है हमारा टॉपिक है कि
दृष्टिवैषम्य। देखिए इसमें क्या होता है, जिस नेत्र में दृष्टिवैषम्य दोष होता है वह वस्तुओं को भिन्न-भिन्न कोणों पर देखते हैं। कारण यह दोष पुतली के गोलाकार नहीं होने के कारण होता है। देखिए इसका उपचार इस उपचार जो है, इसके उपचार के लिए सर्जरी की जाती है या फिर बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए इसके लिए हम सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं जी। लेंस वाले चश्मे का यूज़ किया जाता है तो ये ठीक हो जाता है। चलिए अब अगला जो हमारा कह रहा है कि ये रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जिस व्यक्ति को रतौंधी होती है वह रात में प्रकाश की कमी के कारण वस्तुओं को साफ-साफ नहीं देख पाते। बेसिकली क्या होता है ना कि जो जिस व्यक्ति को रतौंधी होगी ना वो रात में प्रकाश की कमी के कारण किसी भी वस्तु को देखने साफ-साफ नहीं देख पाते। ये नहीं कि उसे पूरा ही नहीं दिखाई देगा बट साफ-साफ नहीं देख पाता, क्लियर नहीं देख पाता है जी। चलिए इसका कारण जो है उसका हम रीज़न देखते हैं क्या रीज़न है। देखिए इसमें कह रहा है कि यह दोष नेत्र की पुतली के ऊपर एक जालीनुमा परत बन जाने के कारण होता है, जिसका समय के उससे उपचार नहीं कराने से यह परत अपारदर्शी हो जाता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसके उपचार के लिए सर्जरी की जाती है। देखिए सबके उपचार के लिए सर्जरी ही की जाती है, मतलब दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ये सब को छोड़ के अदर जो होती है ना उसके लिए सर्जरी की जाती है जी। चलिए ये हो गया। उसके बाद हमारा ये टॉपिक शुरू होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इसमें टॉपिक कराए जाएंगे ना सब के सब इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसमें देखते हैं जी। वायुमंडलीय अपवर्तन, ये डिफिनीशन इसका पूछ सकता है 2 नंबर में। चलिए देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए वायुमंडल में स्थित वायु, धूल, कण, जलवाष्प आदि से सूर्य की प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाती है। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन का डेफिनेशन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है तो इसको प्लीज इस पे स्टार जितना लगाना लगा लीजिए वायुमंडलीय अपवर्तन को। और देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन तो आप लोग बस इतना लिख देंगे बट इसको जो एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा ना कि तारों का टिमटिमाना और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के आभासी समय, ये सब जितना है जो है ना ये आप लोग लिख दीजिएगा ना, 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिएगा तो ईज़िली आप लोग को कोई मतलब मार्क्स नहीं काटेगा जी। तो चलिए ये हो गया तारों का टिमटिमाना। देखिए तारों का टिमटिमाना ये भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तारों का टिमटिमाना पूछ देता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछ देगा तो आप लोग थोड़ा सा इसे याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पृथ्वी का वायुमंडल का ताप हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। चलिए जी। उसके बाद कह रहा है ठंडी हवा का अपवर्तनांक गर्म हवा की अपेक्षा कम होता है, इसलिए तारों से प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होने वाले परिवर्तनों के कारण अलग-अलग मुड़ जाती हैं। कभी-कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकाएक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक और अधिक विचलित हो जाती हैं, जिससे प्रकाश प्रेक्षक से बहुत थोड़े समय के लिए अंशतः या पूर्णतः कर जाता है, इसलिए तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। देखिए इसमें जो है ना थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही भास्ट दे दिया है, तो आप लोग थोड़ा-सा इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके और ईज़िली इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जी। चलिए अगला हमारा जो शुरू होता है वो है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय की आभासी समय। देखिए इस वक़्त जो होता है ना इस ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्योदय या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये भी क्वेश्चन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा और आप लोग कवर कर लीजिएगा। देखिए इसको आप लोग ये लिखने के बाद ना, ये जितना टॉपिक है इसको लिखने के बाद आप लोग एक फिगर बना दीजिएगा ना, ये वायुमंडलीय आभासीय स्थान क्षैतिज जी। तो आप लोग ये टॉपिक को आप लोग लिखे या ना लिखे बट थोड़ा-सा भी इस टॉपिक के बारे में पता हो तो लिख दीजिएगा। उसके साथ में आप लोग ये फिगर बनाइएगा ना नीचे वाला, ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये वास्तविक स्थान, पृथ्वी, ये सब ये आप लोग बना दीजिएगा ना तो ईज़िली आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं काटेगा। तो आप लोग फिगर पे ही बहुत ध्यान दीजिएगा बिकॉज़ फिगर ही मतलब अट्रैक्टिव बनाता है आंसर को। जो चेक करने वाले होंगे ना उनको लगेगा हाँ, बच्चा पढ़ा हुआ है। और आप लोग फिगर बनाइएगा ना तो अच्छा लगता है, फिगर से ऐसे ड्रॉ करने में बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एक बहुत अच्छा टॉपिक है तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से उत्पन्न 7 रंगों की रंगीन पट को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले 7 रंग बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल हैं, जिन्हें समपिच में क्या लिखा है बेजानी हपीनाला यानी कि वेबग्योर कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा ना, बेसिकली देखिए किसी भी सूर्य के प्रकाश, श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है ना, तो एक वो पट्टी पे 7 रंगों में वो क्या कहते हैं 7 रंगों में वो बिखर जाती है। जो 7 रंगों में बिखरती है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो विचलित होता है ना वो होता है हमारा बैंगनी, और सबसे कम जो विचलित होता है ना वो होता है लाल। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा विचलित होगा ना पूछ देगा कि क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया के पश्चात कौन सी रंग है वो ज़्यादा विचलित होती है। तो ऑफ कोर्स आप लोग बैंगनी मारिएगा और जो कम होगा वो इसमें मार दीजिएगा लाल। तो इसमें आप लोग ये याद कर लीजिए बेजानी हपीनाला, लाल जो है वो सबसे ज़्यादा सबसे कम होगा और बैंगनी जो होगा ना सबसे ज़्यादा विचलित होगा। तो चलिए ये हो गया। अब अगला ही हमारा होता है, यहाँ पे आता है तरंग दैर्ध्य। चलिए सॉरी।
देखिए तरंगदैर्घ्य को हम इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि भिन्न-भिन्न रंगों का तरंगदैर्घ्य भिन्न-भिन्न होता है। स्पेक्ट्रम में ऊपर से नीचे आने पर तरंगदैर्घ्य घटता जाता है, जिससे जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, वह कम फैलता है, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, वो अधिक फैलता है। जैसे में यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं। देखिए लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ना, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत कम फैलता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है, वो बहुत कम होता है, इसीलिए तो चलिए तो आप लोग एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, जैसे में ये लाल हो जाएगा और ये बैंगनी हो जाएगा। अब अगला हमारे यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। तरंगें जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनर्वर्तित करती है, उसकी दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। देखिए और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो ये वाली वैल्यू को आप लोग याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, या फिर तरंगदैर्घ्य का डेफिनेशन पूछ देगा ना, तो ये आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। चलिए, अब इंद्रधनुष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इंद्रधनुष के बारे में इतना पूछता नहीं है, तो आप लोग जस्ट इग्नोर देम। और देखिए प्रकाश का परिकिरण यानी कि डिसिपेशन ऑफ लाइट। देखिए इसमें क्या है, किसी कण पर पढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए कोलाइडी। देखिए कोलाइडी का भी एक डिफिनेशन यहाँ पे दिखा है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडी कहा जाता है। देखिए सेकंड कह रहा है टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी कोलाइडियम विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव का भी डिफिनेशन पूछता है आप लोग, और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे। चलिए अब अगला यहाँ पे कह रहे हैं आकाश का रंग। आकाश का रंग, इसमें भी कुछ टॉपिक है, इसको देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल की गैसों के अणुओं, पानी की बूंदों, धूल कणों आदि से प्रकीर्णन होता है। इनमें सबसे सूक्ष्म कण गैस, चलिए जी, तो यही है आकाश का रंग, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सूर्य का रंग कह रहा है कि देखिए दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है। दोपहर को जब सूर्य सिर पर होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा वायुमंडल से होकर तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। यही कारण है कि दोपहर में सूर्य अपने वास्तविक रंग में दिखाई पड़ता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल से होकर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रकाश प्रकीर्णन अधिक होता है, जिसमें मुख्य रूप से नीला रंग होता है। लेकिन अधिक दूरी होने के कारण हमारी आँखों तक आते-आते लाल रंग ही बचता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। तो देखिए बेसिकली जब पूछेगा ना सूर्य का रंग लाल दिखाई क्यों पड़ता है सूर्यास्त या फिर सूर्योदय के समय, तो बेसिकली आप लोग यहाँ से शुरू है ना, दिन में सूर्य, यहाँ से लेकर आप लोग एंडिंग तक लिख लीजिएगा। तो आप लोग को ईज़िली नंबर मिल जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।